सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग खोरठा में वर्ण परिचय को देखेंगे। अगर आप जेटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आकलन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल या और भी झारखंड स्तर के जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो खोरठा आपको पास करना ही होगा। तो आइए इस खोरठा में हम लोग देखें वर्ण परिचय। चैप्टर क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? वर्ण परिचय। हिंदी में तो आप लोग वर्ण परिचय पढ़े ही होंगे, तो खोरठा में भी हम लोग वर्ण परिचय अभी पढ़ेंगे। तो भाषा में व्यवहार होने वाली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। खोरठा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है। कौन सी लिपि का व्यवहार होता है? तो देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है खोरठा में। किंतु देवनागरी लिपि के सभी अक्षरों का खोरठा में प्रयोग नहीं होता है। तो खोरठा की भी अपनी वर्णमाला है। तो हम लोग सबसे पहले खोरठा की वर्णमाला को देखते हैं। खोरठा की वर्णमाला। खोरठा की क्या क्या वर्णमालाएं हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, उसको सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें एक आपका है स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण में अ, आ, हर्ष ऐ, दीर्घ ऐ, हर्ष ओ, दीर्घ उ, ए, ओ। आप कंफ्यूज ना हो, फिर से जान लें कि खोरठा में सभी वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पे ए के बाद आए, ओ के बाद औ को छोड़ दिया है। इसमें से सबसे पहले हर्ष स्वर देखते हैं। हर्ष स्वर में आपका आता है अ, ई और ऊ आता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो चैनल है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। आज आपको खोरठा का एकदम टॉनिक ऐसा देंगे जो आप कभी भूलेंगे नहीं। दीर्घ स्वर देखिए। दीर्घ स्वर में जैसे आता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। हर्ष और दीर्घ दोनों तरह के व्यवहार से होने वाले स्वर वर्ण हैं ए, ओ, जो आपका ह्रस्व है और आपका दीर्घ है। ठीक है, हर्ष और दीर्घ, तो ये दोनों तरह से व्यवहार होने वाले, दोनों तरह से व्यवहार होने वाले स्वर कौन से हैं? तो ए और ओ। ठीक है, क्लियर है। ए और ओ जो है वो हर्ष और दीर्घ दोनों तरह से व्यवहार में आते हैं। अब देखिए इसको बढ़िया से, एकदम ऐसा समझाएंगे आपको जो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा व्याकरण से। खोरठा में इन्हीं 8 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। खोरठा में इन्हीं 8 स्वरों का प्रयोग होता है। री जो है, री
जो कि वस्तुतः स्वर वर्ण है ही नहीं, वस्तुतः स्वर वर्ण है ही नहीं। अय और औ, ठीक है, अय औ का खोरठा में उच्चारण ही नहीं है, का उच्चारण खोरठा में नहीं है। इसको नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आप लोग, है ना। अय औ का उच्चारण खोरठा में नहीं है, तो खोरठा में अय के स्थान पर, अय के स्थान पर क्या लिखा जाता है? आई लिखा जाता है, आई, है ना, आई लिखा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, आई जैसे मान लीजिए हमको लिखना है पैसा, पैसा, तो हम कैसे लिखेंगे? पैसा, ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखना है हमको खैर, क्या लिखना है? खैर, तो हम लोग इसको खैर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखना है थैला, थैला हमको लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे थैला, समझ रहे हैं। आय का उच्चारण नहीं होगा, मतलब आय अगर हमको बोलना है, उच्चारण करना है तो वहां पे आई होगा, है ना, आई, ध्यान रहे। और औ के लिए, औ के स्थान पर देखिए, बहुत आसान से आप समझिए, बहुत अच्छा आपको समझाया जा रहा है। औ के स्थान पर औ, अ उ, ठीक है, औ। जैसे जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कौआ, कौआ, तो क्या लिखाएगा? कौआ, ठीक है। जैसे आपको लिखना है औजार, औजार, तो इसको आप लिखेंगे औजार। इसका नोट्स तैयार कर लीजिए आप लोग, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो इस तरह री के स्थान पर री के स्थान पर, अब री के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? तो री या र दीर्घी री, है ना। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमको लिखना है रीन, रीन, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, रीन, है ना। और जैसे मान लीजिए लिखना है रीतु, रीतु, तो आप क्या लिखेंगे इसको? ऐसे, रीतु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग। मान लीजिए और एग्जांपल ले लीजिए, ऋषि, मान लीजिए ऋषि लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? री और सी, ऋषि, ठीक है। तो खोरठा में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग पहले होता था, अवग्रह, अवग्रह चिन्ह क्या होता है? जो देखते होंगे आप लोग ऐसे होता है ना, अवग्रह चिन्ह, ठीक है, पहले प्रयोग होता था। अब मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में हाइफन का प्रयोग कर या मूल क्रिया में ओ डालकर सही रूप बनाया जाता है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पहले जो कैसे लिखाता था और बाद में कैसे लिखाने लगा। जैसे देखो, पहले लिखते थे हम लोग
करय करय हलय, करय हलय, है ना। अब लिखते हैं उसको करो हलय, करो हलय, है ना। करय हलय, अब लिखेंगे हम लोग करो हलय, यानी इसको हटा के हम लोग ओ दे देते हैं, है ना। और मान लीजिए और एग्जाम्पल लीजिए, चलय हलय, है ना, चलय हलय। तो अब इसको लिख देते हैं हम लोग चलो हलय, है ना, चलो हलय। इसी तरह अन्य रूप भी बनते हैं। अब समझिए, विस्तार से समझिए, आप लोग थोड़ा ध्यान दे के समझिए, थोड़ा कठिन तो है लेकिन समझना आपको पड़ेगा। अब जैसे देखिए ई और ऊ, है ना, ई और ऊ का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। समझिए बढ़िया से, 3 प्रकार से होता है। जैसे देखिए, पहला समझिए, फर्स्ट नंबर में शब्दों के आरंभ में, शब्दों के आरंभ में, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं झड़का, झड़का, इलची, इलची, ईंचर, ईंचर, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रकार से हम लोग करते हैं, शब्दों के आरंभ में करते हैं, और दूसरा है शब्दों के मध्य में, शब्दों के मध्य में। जैसे हम बोलें कि मान लीजिए कर अगर है तो बीच में कर कह देते हैं, कर। और हम बोल दें चाल, तो चाल में ई का कैसे करते हैं, चाइल्ड, है ना। और अगर मान लीजिए आप दे दीजिए रात, उसमें देते हैं रात, रात, है ना। और अगर ले लीजिए, मान लीजिए हम बोलें जात, तो इसमें जायत बोल देते हैं, है ना। होठा के बीच में हम लोग शब्दों के बीच में लगाते हैं। सूत, तो इसको लिखते हैं सुईत, ठीक, आसान है। मान लीजिए हम बोलें साधु, तो इसके लिखेंगे हम लोग साउध, साधु को क्या लिखेंगे, साउध। ई और ऊ का प्रयोग बीच में कैसे होता है इसको हम बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। शब्दों के बीच में ई या ऊ का जो आगम है मध्य स्वरागम कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे आप लोग। शब्दों के मध्य में, शब्दों के मध्य में ई या ऊ का प्रयोग, ऊ का आगम, शब्दों के मध्य में ई या ऊ का आगम मध्य स्वरागम कहलाता है, मध्य स्वरागम, स्वरागम कहलाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत आप लोग इंपॉर्टेंट है। इस तरह सदानी भाषाओं खासकर खोरठा में मध्य स्वरागम की प्रवृत्ति बहुत सघन है। इस तरह यह खोरठा भाषा की विशेषता भी है, खोरठा भाषा की विशेषता भी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आरंभ में देखें ई का प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। और हम लोग ऊपर भी बोल सकते हैं, ऊपर, उटका, ये सब भी ऊ का प्रयोग भी शुरू में होता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा समझिए, शब्दों के अंत में,
शब्दों के अंत में। शब्द के अंत में ई तथा उ का प्रयोग, शब्दों के अंत में ई तथा उ का प्रयोग क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन, तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। ठीक है, शब्दों के जो अंत में तृतीय एवं द्वितीय पुरुष एक वचन के बोधक प्रत्यय के रूप में क्रिया रूपों में लगता है। जैसे दीर्घहु का समझिए। ठीक है, ऊ ओकरा देखले, है ना, ऊ ओकरा देखले, ऊ तोरा देखलो, जैसे ऊ तोरा देखलो, है ना, ऊ तोरा देखलो। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें दीर्घ ई, ठीक है, इसमें दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का जो प्रयोग होता है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से सर्वनाम अथवा क्रमशः निकटवर्ती एवं दूरवर्ती, आप भी नोट्स तैयार कर पाएं इसलिए ऐसा मैं लिख दे रहा हूं मेहनत करके, ताकि आप भी नोट्स बना सकें। निकटवर्ती और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हम अगर बोलें, जैसे हम बोलें कि ई एकर हक है, ई एकर हक है, ऊ ओकर हक है ना, ई एकर हक है, ऊ ओकर हक है। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आप लोगों को। और अनुस्वार अगर हम बात करते हैं, अनुस्वार, ठीक है, और चंद्रबिंदु है ना, का व्यवहार जो होता है वो हिंदी की तरह होता है। का व्यवहार कैसा होता है, तो हिंदी जैसा। जैसे हम बोले कंठ, मंत्र, आंख, मतलब आंख लिखना है तो आंख लिखते हैं उसको, अंगना तो आंगना, आंगना, है ना, माई। तो इसका जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल हिंदी की तरह होता है। व्यवहार तो होता ही नहीं, जैसे सिर्फ ये दे देते हैं ये चंद्र या अर्धचंद्र है, इसका व्यवहार सामान्यतः नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल। तो ये आपका स्वर वर्ण क्लियर हो गया।
वर्णों में स्वर वर्ण आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले वीडियो में व्यंजन वर्ण को देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजन वर्ण को देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।